हेलो फ्रेंड्स, और क्या आप जानते हैं कि 2000 रुपए से करोड़ों का बिजनेस खड़ा करने के बावजूद भरी भीड़ में आखिर क्यों लोगों ने सहारा कंपनी के सुब्रतो रॉय की ऐसी हालत कर दी थी। पर अगर आप इस पिक्चर को देखकर हैरान हो तो बता दूं कि सिर्फ इनका मुंह ही काला नहीं हुआ, बल्कि इन्हें 2 वक्त की रोटी भी सलाखों के पीछे तोड़नी पड़ी थी। लेकिन ये इकलौते ऐसे बिलियनर नहीं है जिन्हें गरीबी की चादर ओढ़नी पड़ी थी, क्योंकि इससे भी बदतर हाल हुआ है किंगफिशर के मालिक का, जिन्हें उनके ही करोड़ों के आशियाने से निकालकर सड़क पर लापटका था। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, ये वही हैं जिन्होंने बस 2 सालों में अपनी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय बुलंदियों पर पहुंचाया था। इन्हें तो हम भगोड़े के नाम से जानते हैं, लेकिन आप उनको क्या कहेंगे जिसने अपने 140 साल पुराने कॉफी बिजनेस को 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिया था। फिर भी आखिर क्यों एक नदी में कूदकर उसने अपनी जान दे दी थी। आइए जानते हैं इन अवर वीडियोस टाइटल्ड इंडियन बिलियनियर्स हु आर नाउ ब्रोक। नंबर 1, सहारा। चलिए शुरुआत करते हैं उस कंपनी के मालिक से जिसने 2000 रुपए से 20,000 करोड़ रुपए का सफर तय किया था। पर कौन जानता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसके हाथ हथकड़ियों में जकड़ जाएंगे। अगर आप नहीं समझे कि यहाँ किसकी बात हो रही है तो मैं बात कर रहा हूँ सहारा ग्रुप और उसके मालिक सुब्रतो रॉय की, जिसने खुद ही खुद को सरेंडर किया था। पर उसे ऐसा क्यों करना पड़ा, ये जानने के लिए हमें उसकी शुरुआत, शोहरत और सक्सेस को समझना होगा। दरअसल 1978 में चिट फंड और 2000 रुपए की मामूली रकम के साथ सहारा ग्रुप शुरू करने वाले सुब्रतो ने अपने 2000 रुपए को तरक्की कर सहारा इंडिया परिवार में तब्दील कर दिया था, और कंपनी के इसी ग्रोथ ने उसके चेयरमैन को 682 बिलियन रुपीस का मालिक बना दिया। हालांकि सहारा की सुर्खियों में छाए रहने की वजह सिर्फ कमाई ही नहीं, बल्कि रॉय की रंग बिरंगी जिंदगी भी थी, जिसे 2013 में पुलिस कस्टडी में लिया गया था, क्योंकि 2010 में सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता चला था कि सहारा का इंडियन रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इल्लीगल बॉन्ड के पैसों से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसके कारण सेबी ने सभी प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को किसी भी तरह का बिजनेस या ट्रेड करने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। ये मामला ऐसे ही चलता रहा और फिर 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि सहारा को 24,000 करोड़ रुपए विद 15% इंटरेस्ट अपने सभी इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने होंगे। इस केस के बाद सहारा का नाम मार्केट में पूरी तरह से खराब हो गया और उसकी इसी हालत पे तरस खाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को पैसे लौटाने के लिए 3 इंस्टॉलमेंट की इजाजत दी, जिसमें से पहला 5,120 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लौटा भी दिया था। लेकिन अपनी 10,000 करोड़ रुपए की आखिरी 2 इंस्टॉलमेंट पे करने में सहारा फेल हो गया, जिसका अंदाजा लोगों को था, क्योंकि सुब्रतो रॉय के हर रोज सुर्खियों में रहने के बाद बस लोगों को हाँ या ना में से एक का चुनाव करना था। उसी तरह जिस तरह आज मैं और आप ना जाने कितनी ही बातों का ऐसे ही चुनाव करते हैं, क्योंकि सही होना किसे पसंद नहीं आता, और इससे आपकी नॉलेज और बढ़े तो सोने पे सुहागा, है ना। पर आपकी इस नॉलेज को बढ़ाने और भेजे को और शार्प करके चमकाने की इस रेस में आपकी मदद करने के लिए लाया हूँ रोबो ऐप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो नॉलेज गेनिंग में आपकी मदद करने के साथ आपको पैसे अर्न करने का भी मौका देगा, जिसके लिए आपको सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करना है और बस ऐप में मौजूद क्वेश्चंस पर अपनी ओपिनियन क्या है उसका प्रेडिक्शन करके प्राइस और क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। आपका काम डन, क्योंकि आपके जवाब सही होते ही पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और क्वेश्चन कितने थ्रिलिंग येट सिंपल हो सकते हैं, इसकी झलक है ये क्वेश्चन, जैसे India to win the second ODI against West Indies. Will Tatas be changing Air India's name by the end of February? Or will we see any crypto startup gaining unicorn status by March end? अगर आपके पास है इन सारे सवालों का हाँ या ना में जवाब तो देर मत करो, क्योंकि बैठे बैठे नॉलेज बढ़ाने और पैसे कमाने का ऐसा मौका रोज नहीं आता। तो आप अभी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और 10 लाख प्लस यूजर्स की गिनती में शामिल होकर सबसे सीख भी सकते हो और सबको सिखा भी सकते हो। पर सहारा की फेल्ड पेमेंट की बात पर लौटते हैं, जिसके लिए सबक सिखाते हुए एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलने पर सेबी ने रॉय के साथ साथ उसके 3 डायरेक्टर्स के अकाउंट और प्रॉपर्टीज को जब्त करते हुए उनके कंट्री से बाहर जाने पर रोक लगा दी। इसके बाद जब 2014 में कोर्ट ने रॉय को अपीयर होने का ऑर्डर दिया, तब वो कोर्ट नहीं पहुंचे और एज अ रिजल्ट नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गया। इसी वारंट और अपने नाम की मिट्टी में मिल जाने के बाद फाइनली सुब्रतो रॉय ने 28 फरवरी 2014 में लखनऊ पुलिस को सरेंडर कर दिया। इनकी इसी रियल कहानी पर नेटफ्लिक्स ने बैड बॉय बिलियनियर्स की रियल कहानी भी लिखी थी। नंबर 2, सत्यम कंप्यूटर्स। आपने अमेरिका के बिल गेट्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है हमारे इंडिया में एक ऐसा इंसान था जिसकी कामयाबी ने उसे आंध्र प्रदेश के बिल गेट्स का टाइटल दिलवाया था। जी हाँ, पर वो कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपा लो वो सामने आ ही जाता है। और कुछ ऐसे ही हुआ बिल गेट्स कहलाने वाले रामालिंगा राजू के साथ, जब उनके काले सच ने उन्हें 7 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन क्या था उनका काला सच,
रामालिंगा की कहानी 1987 में शुरू होती है, जब बिना किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के वो अपने भाई टीवीएस राजू से इंस्पायर होकर उन्होंने सिकंदराबाद में सत्यम कंप्यूटर सर्विस शुरू की और सिर्फ 23 एम्प्लॉइज के साथ शुरू की इस कंपनी को रामालिंगा ने 53,000 एम्प्लॉइज और 5 कंपनीज एज कस्टमर की बुलंदी पर पहुंचा दिया। यही नहीं, इस कंपनी की टोटल वर्थ 2008 में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी थी। पर कामयाबी की ये बुलंदी रामालिंगा के सर पर ऐसे सवार हुई कि उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए अपने फंड्स की हेराफेरी शुरू कर दी। लेकिन ये हेराफेरी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस आने पर रामालिंगा के लिए इतनी भारी पड़ी कि पहले तो उन्हें 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का सच सबके सामने लाते हुए अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 2013 में टेक महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स को खरीदकर उसके भूले हुए इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की खातिर उसका नाम महिंद्रा सत्यम रख दिया। लेकिन रामालिंगा की धोखाधड़ी के काले सच का खुलासा होने के बाद उन्हें असल सजा 2015 में मिली, जब उनके भाई और 7 पार्टनर्स के साथ उन्हें 7 सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पर अब जेल में इनके स्कैम से लोगों को कौन बचाएगा, ये तो भगवान ही जाने। नंबर 3, किंगफिशर। और हमारी इस लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा अनफॉरगेटेबल नाम है विजय माल्या का। कभी इंडिया में ऐसे घर में रहता था, पर आज दर दर भागने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इसकी वजह है विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए का घपला किया। पर इस घपले की जड़ें 2005 में दिल्ली टू मुंबई उड़ने वाली यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के किंगफिशर एयरलाइन बेंगलुरु से बहुत हद तक जुड़ी हुई हैं, जिसने 2007 तक 20+ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर लैंडिंग शुरू कर दी थी। यानी बेंगलुरु टू लंदन उड़ने वाले इस स्टार्टअप का स्टार्ट इतना अच्छा था कि कामयाबी इसके कदम चूमते नहीं थक रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि कामयाबी के आसमान को तो इसने छू लिया, पर प्रॉफिट का स्वाद चखना अब तक बाकी था। और इस दौरान सीईओ विजय माल्या ने एयर डेक्कन एयरलाइंस को भी खरीदा, जिसके चलते उसके कर्जे बढ़ते चले गए। पर उसके और उसकी टीम के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने हालात और बिगाड़ दिए, जब पहले महंगे पेट्रोल की वजह से एयरलाइन को अपने फ्लीट कम करने पड़े, फिर एम्प्लॉइज की सैलरी के पैसे नहीं बचे, और जब तक विजय माल्या को समझ आया कि उनके उड़ते जहाज के पंखों की खराबी बद से बदतर हो चुकी है, उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। और देखते ही देखते 2012 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने बैंक्रप्सी के चलते इस कर्जे में डूबी हुई किंगफिशर एयरलाइन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इसके बाद विजय माल्या की हालत इतनी खराब हुई कि उसे जैसे तैसे गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन कर्जा चुकाना तो अब भी बाकी था। इसीलिए जब उसे पता चला कि कंसोर्टियम बैंक उससे 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा वसूलने पहुंच रही है, तो वो इंडिया छोड़कर 2 मार्च 2016 को यूके भाग निकला। और इंडिया के बहुत ढूंढने के बाद भी उसका असल पता न मिलने पर इंडिया ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। नंबर 4, नीरव मोदी। अब स्कैम का नाम आया और हम उस परिवार को बुला दें जिसने न सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक पर उसके साथ साथ जनता को भी चूना लगाया था, तो बात कैसे बनेगी? जी हाँ, मैं नीरव मोदी और उसके परिवार की बात कर रहा हूँ, जिसके स्कैम के किस्से तो आपने भी सुने ही होंगे, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई शायद ही आपको पता होगी, जिसका खुलासा दुनिया के सामने तब हुआ जब PNB ने 10,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी पकड़कर 2018 में FIR दर्ज करवाई थी। पर यह हेराफेरी सिर्फ 2018 की नहीं थी, इसकी शुरुआत मार्च 2013 में हो चुकी थी, जब PNB बैंक के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और क्लर्क मनोज खरात को खरीदकर नीरव मोदी और उसके साथियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और PNB के ये दोनों एम्प्लॉइज नीरव मोदी को बिना किसी प्रोसीजर फॉलो अप के मुंबई की ब्रैडी हाउस ब्रांच से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU इशू कर रहे थे, जिन LOU से नीरव मोदी दूसरी बैंक्स जैसे इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इस दावे के साथ लोन ले पा रहा था कि PNB बैंक उनके पैसे भरेगी। पर PNB बैंक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ऐसा इसलिए हो पा रहा था क्योंकि PNB के दोनों करप्ट एम्प्लॉइज उनके ट्रांजैक्शंस को बैंक में रजिस्टर नहीं कर रहे थे। पर जैसा मैंने बताया, 2018 में सच सामने आने के बाद नीरव मोदी के सारे रिश्तेदार पकड़े जाने के डर से भाग खड़े हुए और एनफोर्समेंट एजेंसी के हाथ सिर्फ मोदी की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी लगी, जिसका टोटल करके उन्होंने 2,362 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। पर कानून के लंबे हाथों से नीरव मोदी की प्रॉपर्टी की तरह नीरव भी ज्यादा दिन नहीं बचे और वो 20 मार्च 2019 को पकड़े गए। नंबर 5, कैफे कॉफी डे। अगर आपके पास 25,000 करोड़ की कंपनी होगी तो क्या आप आत्महत्या करोगे? नहीं ना। लेकिन कैफे कॉफी डे के मालिक ने ऐसा ही कुछ किया। पर आखिर उनको ऐसी कौन सी दिक्कत थी जिसने उनसे उनके जीने की वजह ही छीन ली? इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब 140 साल से कॉफी ग्रो करने वाली फैमिली से निकले VG सिद्धार्था ने 1996 में एक ट्रेडिंग कंपनी खड़ी की, जिसे अमलगमेटेड बीन कंपनी ABC, कैफे कॉफी डे CCD जैसे नाम से जाना जाता है। इन कंपनीज ने जल्द ही 25,000 करोड़ का टर्नओवर अचीव करके इंडिया के बिगेस्ट ग्रीन एक्सपोर्टेड कंपनी का खिताब अपने नाम किया
साथ ही आज की तारीख में सीसीडी के पास 1750 प्लस आउटलेट्स और 200 से ज्यादा सिटीज में इसकी रेंज है, जिसमें 30,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा खुश होने पर इंसान ज्यादा दुखी भी होता है, और यही हुआ सीसीडी के साथ, क्योंकि 2018 में 1777 करोड़, 2019 में 1814 करोड़ और 2020 में 2250 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट इनके कर्जे के मुकाबले बहुत कम था। और 2017 में कंपनी के बढ़ते हुए बिजनेस पर मानो तब लगाम लग गई, जब वीएस सिद्धार्था को टैक्स ना पे करने के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए उन पर 650 करोड़ रुपए छुपाने का इल्जाम लगाया गया। और साथ ही साथ इनकी कंपनी के 20 लोकेशंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड भी दी, जिससे उनके रातों की नींद और दिन का चैन खोने लगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया, 2018-2020 के बीच रेवेन्यू में ग्रोथ तो था, लेकिन सर पर कर्जा ग्रोथ से 6 गुना ज्यादा था। और ऐसे में सिद्धार्थ ने अपने स्टेक रियल एस्टेट को बेचकर जैसे तैसे 2800 करोड़ रुपए जमा किए। पर ये तो उनके कर्जे का आधा भी नहीं था, और बस उनकी इसी लाचारी ने उनके जीने की वजह को छीन लिया। जिसके बाद 29 जुलाई 2019 करीबन शाम 7 बजे सिद्धार्थ ने मैंगलोर सिटी के नेत्रावती नदी में कूदकर अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन आज भी इनकी सीसीडी चल रही है, जिसे और कोई नहीं उनकी बीवी संभालती है, और उन्होंने सही प्लानिंग और स्ट्रेटजीज के बल पर अपनी कंपनी पर चढ़े कर्जे को चुकाकर कंपनी की हालत को थोड़ा स्टेबल किया है। पर आज भी वो शान और शौकत मिसिंग है जो वीएस सिद्धार्था ने पाई थी। अब ये सब जानने के बाद यही पता चलता है कि ये सारे बिलियनियर्स एक दूसरे से कितने अलग क्यों ना हो, पर इन सब में एक सिमिलरिटी है, वो ये कि ये सब जीरो से हीरो बनने के बाद कहीं ना कहीं ईमानदारी के रास्ते से भटक गए थे। पर क्या एक मुकाम पर पहुंचने के बाद इनका ये करना जरूरी था? आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।